हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1 जो कि क्लास 10th की साइंस से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं ये पूरा चैप्टर करवाऊंगा, तो आप स्टार्ट से लेके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आप स्टार्टिंग में इसके नोट्स बना सकते हैं आप, क्योंकि हमने इसके शॉर्ट नोट बनाए हैं जो कि आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो इसमें पहले में देखिए, यहाँ से केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे? केमिकल रिएक्शन आर दो चेंज इन विच वन या मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा पदार्थ जो होते हैं वो अनदर टाइप के सब्सटेंस में चेंज हो जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे? तब हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन जब हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं, तो आप उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। जैसे प्रोटीन का पाचन होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी का पाचन होता है। तो लेकिन जब वो पाचन होता है उन सभी का, तो वो एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे कुछ नए पुराने प्रोडक्ट, पुराने सब्सटेंस से नया सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से रेस्पिरेशन जो होता है, जब रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो टूटता है, तो वो क्या बनाता है स्टूडेंट्स? H2O, और प्लस में ऑक्सीजन गैस, और प्लस में एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या बन रहा है? नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन है। कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल का जब कोरोजन होता है तो वे क्या करते हैं? आस अपने सराउंडिंग में मॉइस्चर और गैसेस से क्या करती हैं? रिएक्शन करती हैं और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं वहाँ पर भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। इसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से जो कर्ड है, जो मिल्क से कर्ड बनता है, तो मिल्क से नया सब्सटेंस बन जाता है कर्ड, जो कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप इन एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। उसके बाद में जब कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है? सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। जब कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करता है, केमिकल यानी रिएक्शन करने के लिए कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, यानी आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जब वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो मतलब सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बनता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप इस केमिकल जो लिख रखी है रिएक्शन, इसमें देखिए आपको वर्ड के दो माध्यम से शो कर रखा है कि कार्बन का हमने सिंबल नहीं रखा, कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है? ये आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट के नाम से हम जानते हैं। और जब ये रिएक्ट कर लेते हैं, तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। तो समझाने का मतलब यही है इस इक्वेशन के माध्यम से, कि जो रिएक्ट करते हैं जो सब्सटेंस, वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्ट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इनके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड इज प्रोडक्ट। तो ये क्या है? प्रोडक्ट है। उसके बाद में इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस की क्या होती है? गैस निकलती है। उसके बाद में हो सकता है कि चेंज इन कलर, जैसे हमने दो केमिकल को आपस में मिलाया, उनका कलर कुछ पहले कुछ था, लेकिन जैसे ही रिएक्ट कर लेते हैं तो उनका कलर भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। उनमें हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज, यानी पहले इनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, उस रिएक्शन होने के बाद
इसका या तो कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो चेंज में टेम्परेचर में चेंज हो तो भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं इनकी स्टेट सॉलिड थी और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं या गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन ऑडर, यानी इसकी स्मेल में चेंज हो रहा हो, केमिकल आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो कुछ स्मेल निकलती है या कुछ स्मेल में चेंज आता है, तो भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें किसी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल सकती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, केमिकल जो रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन के माध्यम से कैसे केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए, वर्ड इक्वेशन में हम कार्बन जो है, जो जो नाम है वो वैसे के वैसे हम वर्ड की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कार्बन, और कार्बन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने लिखा है, किसके माध्यम से लिखा है, वर्ड के फॉर्म में, ठीक है, वर्ड की फॉर्म में, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से याद रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज विद द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। तो इस प्रकार से वर्ड की फॉर्म में हमने इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस किया है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी वर्ड इक्वेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अब। उसके बाद में देखिए स्केलेटन इक्वेशन। तो स्केलेटन इक्वेशन देखिए क्या होती है। स्केलेटन इक्वेशन आर द इक्वेशन इन विच देयर आर ओनली केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट, इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है कि ऐसी इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए कि वहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा जाए जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की, बट नो स्टेट मेंशन्ड एंड बैलेंसिंग ऑफ द एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। लेकिन वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो बैलेंस नहीं होगी, और क्या होगी उसमें स्टेट भी मेंशन्ड नहीं होगी। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखो हमने वहाँ पे वर्ड इक्वेशन में मैग्नीशियम वर्ड लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल ये होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, और ये इस प्रकार से जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये इक्वेशन हमने लिखी है, लेकिन इसमें क्या है, इनकी हमने स्टेट भी शो नहीं किया है और ये बैलेंस भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो बैलेंस भी ना हो और स्टेट भी मेंशन ना हो, तो जो हम रफली जो रिएक्शन इक्वेशन लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। और जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो देखिए बैलेंस, अब देखो ये तो हमारी क्या थी, स्केलेटन। उसके बाद में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इन्हीं सिंबल्स को, जैसे हमने लिखा है मैग्नीशियम का सिंबल, तो इसको अगर हम बैलेंस, इसकी स्टेट भी मेंशन कर देंगे। ऑक्सीजन की स्टेट गैस है, मैग्नीशियम की स्टेट सॉलिड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेट है वो सॉलिड है, एस के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर दिया। साथ में हमने ये कोफिशिएंट लगा करके इनको क्या कर दिया, बैलेंस भी कर दिया। बैलेंसिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, एटम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बैलेंस भी है और इनकी हमने स्टेट भी मेंशन कर रखी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ कि जो हम बैलेंस, किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो बैलेंस इसलिए करते हैं कि एक लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम क्या होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट साइड में इक्वल होने चाहिए, और उन दोनों का मास भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन के क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, इस प्रकार से मैं इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो देखिए कैसे लिखूंगा, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और प्लस में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, देखिए ये क्या है, H2O, यानी टू वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। अगर हम इनकी अगर मास निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 4 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 आता है, यानी दोनों का मिला देंगे तो 36 बन जाएगा।
अब यहाँ पे आपको पता है कि वाटर ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का, यानी 18, और 18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यानी राइट हैंड साइड भी 36 आता है और लेफ्ट हैंड साइड भी 36 आता है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन ऐसे होगी, यानी दोनों साइड में क्या होनी चाहिए, हमारे जो एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए और उनका मास भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कौन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस देर आर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड। तो इक्वल है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, तो यहाँ पे भी इस साइड में क्या है, 4। तो इस प्रकार से हमारी ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। और सिंपली के लिए आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए HCl जो है और NaOH, इन दोनों की क्या किए गए हैं, आपस में रिएक्शन करवाई गई है। और रिएक्शन करने के बाद में आपको पता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, यानी इसमें साल्ट और वाटर है। अब इन दोनों का मास, यानी H2O और NaCl का जो मास है, अगर हम इनका मास कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों किसके बराबर आना चाहिए, वो HCl और NaH के टोटल मास के बराबर इसका H2O और NaCl का मास होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन थी किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी टोटल मास जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, यानी रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में ऐसा नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा, तो हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इस कारण से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। अब आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक केमिकल इक्वेशन शो की गई है, तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया स्टेप 1 में, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला एज सोन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके चारों ओर सभी जो रिएक्टेंट जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके चारों ओर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके चारों ओर क्या करेंगे, हम इस प्रकार से बॉक्स करेंगे जैसे कि ये दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे कि हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे इस साइड में हम आयरन के 1 एटम है, यहाँ पे क्या है, 3 एटम है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इस प्रकार से हम उनको लिख लेंगे। उसके बाद में स्टेप 3 में क्या करना है, स्टार्ट टू बैलेंस द इक्वेशन विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम बैलेंस उस एटम को करेंगे जो संख्या में क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा कौन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के एटम जो है वो 4 हैं, बाकी साइड में देखो किसी भी एटम की संख्या ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो यहाँ पे H2 क्या गया, हम यहाँ पे क्या कोफिशिएंट लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो 4 लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन के तो 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के कितने हैं, राइट हैंड साइड में 2 हैं, तो इसको 8 बनाने के लिए यहाँ पे हम 4 कोफिशिएंट लगा देंगे। तो इस प्रकार से स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 4 इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में, आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन जो एटम है, आयरन के एटम है 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे हम क्या कोफिशिएंट लगा देंगे, 3 लगा देंगे, और फाइनली हमारी इक्वेशन ये बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगी, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद में स्टेप 6 में, अभी देखो बैलेंस स्टेप हम इसको कब कहेंगे, क्योंकि अभी तो ये नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड हमारे क्या हुए हैं, इक्वल हुए हैं, लेकिन बैलेंस्ड फाइनली रूप से कब होगी, जब इनकी हम स्टेट भी क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे आयरन जो है, आयरन की स्टेट क्या है, सॉलिड, तो यहाँ पे ब्रैकेट में S लिखेंगे, और वाटर की जो है वो क्या है, गैस, यानी वेपर फॉर्म में है, तो गैसीय स्टेट में G, और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म है तो यहाँ पे S, और ये हाइड्रोजन क्या है, गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पे G। अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको याद रखना है कि सिंबल से हम केमिकल फॉर्मूला को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली, और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं, और वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस भी होनी चाहिए, तब हम उस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखिए इनके हमने क्या किया, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में हमने एटम्स लिखे। यानी जिंक जो है उसकी रिएक्टेंट साइड में भी एटम एक है और राइट साइड में भी क्या है, प्रोडक्ट साइड भी एक एटम है। हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ पे भी दो एटम है। सल्फर के भी वन, इस साइड में भी वन, इस साइड ऑक्सीजन के फोर, इस साइड में फोर। इसका मतलब टोटली बराबर हैं सभी एक दूसरे के, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है अभी तक ये, क्योंकि अभी हमने इनकी स्टेट को मेंशन नहीं किया। तो जिंक क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, एक्वस है, और ये क्या है, एक्वस है, और ये क्या है, गैस है। अब ये क्या बन जाएगी, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू या मोर रिएक्टेंट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की संख्या दो या दो से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, एक बनेगा। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दो है, दो से क्या मिला, एक बना। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यानी प्रोडक्ट एक बनेगा और रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका बिल्कुल रिवर्स कर देंगे हम। ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू यील्ड टू या मोर प्रोडक्ट। अब इसका उल्टा करेंगे, यानी जो रिएक्टेंट होगा वो एक होगा, लेकिन वो टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया हमने तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। और फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप सिल्वर ब्रोमाइड का हमने जब इस फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई तो इनकी तो क्या बना, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गए हैं। उसके बाद में है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखिए क्या है, वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय द अदर एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट ऐसा होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो दूसरे एलिमेंट के को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी यहाँ पे जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर यहाँ पे चला जाता है, और जब जिंक कॉपर के स्थान पे आएगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो ये जो रिएक्शन होती है इस प्रकार की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। आगे और भी एग्जांपल बताऊंगा स्टूडेंट्स इसके में। तो उसके बाद में 4 नंबर पे जो आती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन एलिमेंट। यानी एक्सचेंज, अगर इस सिल्वर को देखिए, सिल्वर इस प्रकार की फॉर्म में, अगर मैं इसको आयन की फॉर्म में तोड़ूंगा तो इस प्रकार से ये लिखूंगा मैं इसको। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड को Na प्लस और क्लोरीन नेगेटिव इस प्रकार की फॉर्म में मैं लिखूंगा। अगर इनमें ये क्लोरीन क्या करे, नाइट्रेट के स्थान पे आ जाए, और ये नाइट्रेट इसके स्थान पे चला जाए, तो क्या बन जाएगा, तो देखिए अगर ये क्लोरीन नाइट्रेट के स्थान पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। और नाइट्रेट अगर क्लोरीन के स्थान पे आ गया तो क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार की जो एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद जो रिएक्शन बनती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेस होता है, क्यों एक आयन यहाँ से यहाँ आता है और ये यहाँ से जाता है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया है। उसके बाद में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाया जाए उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम आगे करते हैं एक्सप्लेन कि क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसके आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, अमोनिया बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उसके बाद में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी कर सकते हैं साथ साथ में। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड टूटता है तो किस में कन्वर्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस में वाटर। ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। और वाटर जब टूटता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से जब वाटर जो टूटता है तो वो किस में टूटता है, H2 और ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। उसके बाद में हम देख सकते हैं स्टूडेंट सिल्वर ब्रोमाइड वाला,
और कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ये क्या है, जिंक नाइट्रेट, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस जिंक बनता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जिंक को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैग्नीशियम ने इसको डिस्प्लेस कैसे किया, तो आप कैसे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा स्टूडेंट्स, तो वो आप इस एक्टिविटी सीरीज के माध्यम से देख सकते हैं। यानी जो ऊपर है वो सबसे क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी पोटासियम जो है, पोटेशियम जो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी जो अपने से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की पोजीशन यहाँ पर है और जिंक की पोजीशन क्या है, नीचे है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम की पोजीशन ऊपर है और जिंक की नीचे है। तो इस कारण से क्या कर दिया, मैग्नीशियम ने जिंक को क्या कर दिया, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगर इसका रिवर्स होता, अगर मैग्नीशियम के स्थान पे जिंक होता और जिंक के स्थान पे मैग्नीशियम होता, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होती, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जिंक जो है वो मैग्नीशियम को कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो यही कारण होता है, आप इसमें गलती मत कर देना। तो ये एक्टिविटी सीरीज आप जरूर याद कर लेना। उसके बाद में देखिए आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स of two reactant are exchanged leading to the precipitation of a product। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसका, रेडिकल्स यानी आयंस का। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके स्थान पे चला जाएगा और ये इसके स्थान पे आ जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये भी याद रखना आपको कि एक पीपीटी की फॉर्मेशन जरूर होती है। तो यानी पीपीटी क्या होता है, वाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट के अंदर बनता है। इसलिए इन रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में आगे देखिए, आगे हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन और आती हैं हीट के बेस पे, कि ऐसी रिएक्शन जिससे एनर्जी रिलीज होती है और जिनसे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो जिनसे एनर्जी रिलीज होती है उन रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम से हीट क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल रहा है। ठीक है, सिस्टम से क्या कर रहा है, हीट बाहर की तरफ क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिससे एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका बिल्कुल रिवर्स करेंगे हम, ए रिएक्शन दैट द सिस्टम अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब कोई सिस्टम बाहर से हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो देखिए जैसे मान लेते हैं मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो ये जो हीट होती है ये क्या होती है, इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, तब जा करके हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो क्या कहलाई, एंडोथर्मिक। इसके बाद मैं दूसरा लिखता हूँ आपको, जैसे ग्लूकोज वाला है, हम जो ग्लूकोज खाते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, टूट जाता है और क्या बनाता है, CO2 प्लस में H2O और प्लस में एनर्जी क्या करता है, रिलीज होता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ, एनर्जी का रिलीज हुआ। तो ये क्या कहलाई, रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये वाला टॉपिक भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है इसमें। तो इसमें देखिए आप कि ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन क्या क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे हम, द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। अगर कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करे या लूजेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लूज करे, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कॉपर है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कॉपर है, लेकिन कॉपर के पास अभी रिएक्टेंट के साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर के साथ में क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ पे बोलेंगे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का
गेन हो रहा है या ऐड हो रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे दिस रिएक्शन, आगे लिखा है इसमें दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक नेचर, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यानी ये जो रिएक्टेंट है हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक भी है। उसके बाद में रिडक्शन देखिए, रिडक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो, गेन हो यानी ऐड हो, और ऑक्सीजन का क्या हो, लॉस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखिए, आपको दोनों एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको कि क्या होता है। पहले देखिए, अब यहाँ से एक टर्म आती है निकल के कि रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम कि जिसमें ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अनदर जो है रिड्यूस ड्यू टू द रिडक्शन आर फॉर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, की ऐसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या उसका शॉर्ट नाम हम क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखी गई है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है ये, यानी आयरन के साथ में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन हम प्रोडक्ट की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी आयरन की ऑक्सीजन क्या होगी, लॉस होगी, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और अब यहाँ पे देखते हैं इस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन।